ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश में औरतों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए कानून और उनकी कारगरता के बारे में। प्रोफेसर पूनम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तो मसला है कि कानून जब हमने कमिट किया यूनाइटेड नेशंस में तो हमने कानून बनाए, लेकिन उन कानून को लागू करने के लिए हमारे पास नीयत भी थी क्या? ये एक सवाल है। सवाल बहुत सही है, क्योंकि इंटेंशन और एक्शन जुड़ते हैं हमेशा, और जब तक पॉलिटिकल विल हो और कॉमन सेंस में कॉमन पर्सन की विल, दोनों तरफ से कानून तभी सही चलता है। एक कानून इन प्लेस है, फिर कानून एक्सेस भी किया जा रहा है, और फिर उसके साथ जस्टिस भी उसको दी जा रही है। तो इंटेंशन दोनों तरफ से देखी जाए, अगर जिन्होंने कानून बनाया, पार्लियामेंट ने पारित किया और फिर लोगों ने उस कानून को अपनाया, मगर जो महिलाओं से जुड़े हुए कानून है, अगर हम देखें, PNDT एक्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकने के लिए, मगर प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड हमारे घर का हम पर्सनल मसला मानते हैं। महिलाओं के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस पीरियड ऑफ टाइम, जिस किस्म की जागरूकता आई और जिस किस्म की लगातार कंप्लेंट्स हुई हैं, हरियाणा में वो उतना पर्सनल रहा नहीं, नाउ इट्स अ सोशल इशू। हाँ, तभी हम कहते हैं ना पर्सनल इज पॉलिटिकल, तभी सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया। मगर मैं कहती हूँ कि बदलाव तभी आना है जब हम ये माने डाउरी मैं देना बंद करूं, या जहां पर मेरी बेटी की शादी हो रही है वो लेना बंद करें। दो पार्टियों के बीच का समझौता है। बाद में जब वो डाउरी डेथ हो जाती है, डाउरी बर्निंग हो जाती है, उसके बाद वो एक पब्लिक मैटर बनता है। मसला ये है कि कानून बने हैं, और कानून हमारी पर्सनल, क्योंकि पर्सनल अब पर्सनल और पब्लिक डोमेन कहीं पे मिलती है ना। एक इंडिविजुअल की जो डिसीजन है वो एक समाज को इम्पैक्ट नहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने वाला अगर एक इंडिविजुअल रेप कर देता है तो वो समाज उसको टॉलरेट नहीं करता ना। हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। तो वो कैसे होगा? वो 3 जगहों पे होना है। पहला, वो कानून सही चले और सही रूप से उस कानून का पालन किया जाए, जो उसकी मैकेनिज्म बनी है वहां। दूसरा, जो सिविल सोसाइटी है उसको सही माने। और तीसरा, जहां पर कभी गैप होता है, जिसे अब गैप पहले अनरिपोर्टेड जाता था, अब गैप अनरिपोर्टेड नहीं जा रहा है, कि जिनको आप नाम मीडिया के चाहे स्कैम्स का उधर से आप नाम दे दें, और जब वायलेंस के केसेस आते हैं तो उसको हम अवेकनिंग या एक पब्लिक वॉइस क्रिएट। अवेकनिंग के मुद्दे पर ही आज हमने शमीना शफीक, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर है, उनसे बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। हम बड़े बड़े हॉल्स में बैठ के सेमिनार्स कर लेते हैं, हम लेजिस्लेशंस पे बात करते हैं, हम बात करते हैं कि उन प्रोग्राम हम अपने अधिकारों के लिए किस तरह और लड़ें, किन और अधिकारों की हम बात करें जाकर जिनसे हम महरूम हैं आज की इस 21वीं सदी में। और उसी जगह पर शायद उसी कभी शहर में जहाँ पर एक बड़े लेवल का सेमिनार हो रहा होता है, बाज़ वक्त एक आम महिला एक परेशानी से गुजर रही होती है, अत्याचारों से गुजर रही होती है, और उसको मालूम ही नहीं होता कि किसी बंद हॉल में या बड़े कमरों में बैठकर कुछ महिलाएं या बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारा इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो उनकी परेशानियों के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है। तो दोनों जगह महिलाएं जो है वो अपनी अपनी जगह सही है। जो महिला एक आम परेशानी से रोज जूझ रही है, जिसको 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं हो पाती, जो अपने घर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो कि वो है घर में एक महिला होने के अलावा वो एक इंसान भी है, ये बात, इस बात की लड़ाई जब वो लड़ रही है, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए महिलाएं आगे से आगे जाके अलग अलग कन्वेंशंस में भी लड़ रही हैं। मगर ये जो दोनों महिलाओं के बीच में एक जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि स्टेट वुमेन कमीशंस जो रोल प्ले कर रहे हैं वो शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उम्मीद की जाती है उनसे करने के लिए। मगर उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी समझना होगा कि अलग अलग स्टेट कमीशंस जो हैं अलग अलग एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, उनकी अलग अलग पावर्स हैं और वो अपने उन्हीं पावर्स के साथ ही काम कर सकते हैं। पूरा बर्ड्स आई व्यू से अगर आप देखें तो लगता है कि शायद वो स्टेट कमीशन काम नहीं कर रहा है या वो स्टेट कमीशन बहुत काम कर रहा है, बट द फैक्ट इज दिस कि हमें उन
सारे एस्पेक्ट्स को और एंगल्स को देखना पड़ेगा कि किन पावर्स के अंतर्गत कौन सा कमीशन क्या काम कर रहा है और कर सकता है। नो डाउट कि बहुत सारा काम किया जा सकता है, बावजूद उसके कि आपको उतनी पावर्स हो या ना हो। एक महिला को सबसे पहले एक महिला की तरह और महिला के लिए सोचना चाहिए, और खासतौर से जब वो वुमेन कमीशन की मेंबर हो या चेयरपर्सन हो, चाहे वो स्टेट कमीशन हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, और खासतौर से स्टेट कमीशन हो, क्योंकि देखिए स्टेट कमीशन महदूद होता है सिर्फ एक स्टेट तक, उसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा नहीं होती, एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता, वर्क करने का मौका ज्यादा मिलता है, ज्योग्राफिकली उसको कवर करने के लिए एरिया कम होता है, तो रीचिंग आउट टू द पीपल जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए यू आर वेरी राइट कि स्टेट कमीशन को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और कमीशन जो कमीशन है विमेन कमीशन, उसका काम सिर्फ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके केसेस पे जाकर इंक्वायरीज करना नहीं है, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, कि जो महिलाएं हैं उनको पहले ये तो पता हो कि स्टेट वुमेन कमीशन है, एग्जिस्टेंस में है। महेंद्र जी, जो अवेयरनेस की कड़ी है उसमें जैसे आप जैसे लोग हैं उसकी बहुत अहम कड़ी है। एक तरफ आप जो सबसे अवेयर सेक्शन जो बात कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्कुल कम अवेयरनेस है वहां पर है। आप इस कड़ी के रूप में कैसे काम करते हैं, क्या मुश्किलें हैं उसकी? मुश्किलें सर ऐसा है कि जो ग्रास रूट पे जो महिलाएं हैं, मतलब एक कड़ी के रूप में अगर हम देखते हैं तो मुझे जो लगता है पर्सनली मैं फील करती हूँ कि जो ग्रास रूट पे महिला है वो जागरूकता आ रही है, वो अपने हक के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के बात करूँ और जब प्रैक्टिकली हम जब फील्ड में जाते हैं, लोग महिलाओं से जब बात करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि आदमी जो सोचता है वायलेंस करता है, वो उनको कि ठीक है मैं नशा करता हूँ, वाइफ को 2 थप्पड़ लगा दिया क्या हो गया। कई बार तो वो अपनी वाइफ को बच्चों के साथ ही बाहर वो कर देता, तो मतलब सिस्टम नहीं है। और अभी तो आप देखिए कि मतलब हमारी स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो शेल्टर होम थे, नारी सेवा सदन थे, वो सब हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक स्टेट लेवल पे है। तो क्या मतलब ये है कि वायलेंस कम हो गया हुआ है महिलाओं के लिए, तो जो एक इमीडिएट सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। और दूसरी जो बात है कि हम जो मैं एक कड़ी के रूप में जो इस्तेमाल 91-92 से मैं नावो के साथ जुड़ी हूँ, जो कि मेन इस मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं, सीडा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि जब हम ग्रास रूट पे काम करते हैं तो वहाँ के जो इश्यूज हैं हम उसको रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों के साथ जोड़ सकते हैं, और जो वहाँ पे हो रहा है उसके साथ अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के हम उसके साथ डबल फोर्स के साथ हम मतलब उसके साथ फील्ड में जाके काम करते हैं। इंपॉर्टेंट काम बनता है। जगमती जी, एक मुद्दा जो है कि जब हम औरतों के मसलों की बात करते हैं तो उनको औरतों तक ही बहुत बार कन्फाइन किया जाता है। इनको हम एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर क्यों नहीं ले पाए, जहाँ मतलब बाकी जो रिमेनिंग समाज है उसका मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? देखिए, ये जो क्षेत्र है जिसमें बैठ के आज हम बात कर रहे हैं, वहां पे पंजाब को तो थोड़ा अलग से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये वो एरिया है कि जहाँ पे जो समाज सुधार आंदोलन आर्य समाज के बाद कोई उस तरह की लहर वो बन नहीं पाई। जो ये जो महिलाओं के प्रति हिंसा जो है वो एक सामाजिक अपराध है और सामाजिक जिम्मेवारी है उसके खिलाफ जो है संघर्ष करना। इस तरह की भावना को जो पैदा करते हैं वो लहर, वो आंदोलन, वो उस तरह की विचारधारा, वो इस एरिया में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों देखेंगे तो जैसे महिला संगठन है और मीडिया का जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है, तो ये चीजें यहाँ भी होने लगी हैं। और इसके साथ साथ दलजीत में पहले जो आपने सवाल किया था हरियाणा के संदर्भ में कि वहां पे महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अपराध हो रहे हैं वो कौन सा संदर्भ है, उसकी तरफ अगर इसको लेकर जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि जहां तक हरियाणा की जो बेटियां हैं और लड़कियां और महिलाएं जो हैं, मतलब वो लाजवाब तरीके से हर क्षेत्र के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। चाहे वो खेलों का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो खेती बाड़ी मजदूरी कहीं पे भी देखें। परंतु अफसोस की बात ये है कि जहां तक हमारी जो राजनीति है उसको जिस तरह की मतलब कदर करनी चाहिए उनके इस मेहनत की, उनके इस जज्बे की, वहां पे बड़ा लैक हम महसूस करते हैं। आप ये देखिए कि हरियाणा का जो गृह मंत्री है, जो गोपाल कांडा जो थे, किसको नहीं पता कि उनका क्या इतिहास है, उसके बावजूद उनको जिस तरह से राज्य गृह मंत्री बनाया गया। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद गृह मंत्री होते हुए उनको क्या पता नहीं था कि उनका जो राज्य गृह मंत्री जो है वो कर क्या रहा है।
तो इस तरह के अगर राजनीतिक और डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज है जो मैटर करती हैं असल में, अगर वहां इस तरह की चीजें होंगी तो नीचे तक एक संकेत जाता है कि भी कुछ भी कर जाओ, कोई पूछनिया नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे। तो और उसी तरह उससे पहले का अगर आप देखेंगे कि ये एक सरकार या दूसरी सरकार की बात नहीं है राजनीतिक पार्टी की, उससे पहले हरियाणा का सबसे आला अधिकारी डीजीपी राठौर 14 साल की टेनिस खिलाड़ी होनहार, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ के मामले में वो सामने आते हैं और लड़की अपनी जान दे देती है, मतलब अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए। लेकिन जो सरकारें हैं एक के बाद एक तीन सरकारें आई जिन्होंने रुचिका के साथ न्याय करने के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन डीजीपी राठौर को उनकी पेंशन मिले, उनका परिवार जो है वो चले, इसके ऊपर एक के बाद एक करते चले गए। तो ये जो अफसोसजनक फेलियर जो है राजनीति की, जो लड़कियां जो आकांक्षाएं और अभिलाषाओं के साथ जिस तरह से आगे आना चाहती हैं, उनको वो रास्ता नहीं दे पा रही है, जो असल में ये हमारे सबके लिए सरोकार का विषय होना चाहिए और ये हमें बहुत परेशान करती है ये चीज। इस माहौल में, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जैसी जिसकी व्याख्या आपने बहुत खूबसूरती से की है, इससे बाहर निकलने के लिए आप कौन से मुद्दे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मुद्दे इनकी जिम्मेवारी से आगे आ सकते हैं? खासतौर पे जब हम ये बात करते हैं कानून बनाना, लागू करना, वो एक मुद्दा है, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर शिक्षा संस्थान हैं, परिवार है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी में, उनकी क्या भूमिका बनती है इसमें? देखिए दलजीत जी, सबसे जरूरी हमें ये लगता है कि चाहे जितने भी खतरे हैं, चाहे जितने भी अपराध हैं, वो जो महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां जो हैं, उनको ये संकल्प के साथ साथ समाज के बीच में उतरना पड़ेगा कि ये एक दौर है जिसके अंदर इन सारे खतरों को उठाते हुए भी हमें आगे का रास्ता बनाना है अपना। और वो आगे का रास्ता बनाने के लिए जब ये लड़कियां आए तो इनके अभिभावक जो हैं सबसे पहले वो अपनी बच्चियों के लिए खड़े हों। कहीं पे भी पार्क है, कुछ है, मतलब वहां पे हर आदमी को एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। भी कोई भी ओछा मंदा किसी तरह से लड़की महिला के साथ कर रहा है तो वो जिम्मेवार नागरिक की तरह से अपनी भूमिका अदा करे वहां पे। इसी तरह से जो शिक्षण संस्थाओं के अंदर जहां पे लड़कियां जाती हैं, देखिए इतना अच्छा लगता है कि जब वो खेलते कूदते युवा लड़के लड़कियां सारे होते हैं, फिर पता लगता है कि 2 दिन बाद की वहीं पे कोई ऐसी अभद्र घटना हुई कि जिसकी वजह से, तो उन शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो हमारे आला अधिकारी हैं, जब वो दूसरे विषयों पे बोलते हैं तो आमतौर पे इस पे कन्नी काट जाते हैं। लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ और उनकी असुरक्षा होती है, उनको लगता है कि उनकी संस्था की बदनामी होगी इससे, जबकि बदनामी की बात नहीं है। वो एक बुराई वहां पे है तो आपको उसको संबोधित करना ही चाहिए। उनको पूरे मतलब संकेत देने चाहिए कि कोई भी किसी तरह से अगर किसी के साथ कोई अपमान का व्यवहार करेगा, कोई मतलब अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा भाई। ये जो लड़कियां हैं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि एक तो इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और दूसरा बदनामी के डर से चुप नहीं रहना चाहिए। आप सारे लोग आज इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर इंसान बराबरी का हक हमें जन्म से ही है, इस नाते हम समान सम्मान के हकदार हैं। किसी के साथ सिर्फ इस कारण भेदभाव क्यों हो कि वो औरत है। अगर हमारी परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में इस भेदभाव को मान्यता मिली है तो अब वक्त आ गया है जब हमें कह देना चाहिए कि अब समाज में इन परंपराओं और सामाजिक व्यवहार की कोई जगह नहीं है। भेदभाव को मिटाने के लिए सारी जिम्मेदारी कानून पर नहीं डाली जा सकती। इसमें शिक्षण संस्थानों से लेकर परिवार और समाज की अहम जिम्मेदारी है। आपको यही जिम्मेदारी याद करवाते हुए आज प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।